Hello everyone, welcome to my YouTube channel New Carbon Chemistry Classes तिलैया कोडरमा। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो में कुछ मिस्टेक रह गया था, मैंने किसी कारणवश से वीडियो पॉज कर दिया था, इस वजह से पूरी टॉपिक पूरी नहीं हो पाई। तो आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं उस वीडियो में बता रहा था एक व्यक्ति के बारे में जो लेवोजियर था। कुछ समय बाद लेवोजियर ने क्या किया, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट भी कंटेन होता है। उसके बारे में लेवोजियर ने बताया था। तो आइए हम देखते हैं। आफ्टर दैट Lavoisier found that those substances which are obtained from plant and animal animal which are obtained from plant and animal are must be contain carbon and हाइड्रोजन। ठीक है। यानी कि जो प्लांट और एनिमल से जो सब्सटेंसेस हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसमें किसी ना किसी रूप में कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन होता है। जैसे कि एक सब्सटेंसेस हम मान लेते हैं, ये एक वैसा सब्सटेंसेस है ये जो प्लांट और एनिमल से लिया गया है। ठीक है। अब इसको हम O2 के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते, हीट करवाते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करवाते हैं, तो हमें ये देता क्या चीज है, CO2 प्लस H2O। तो जाहिर सी बात है कि यह साबित करके दिखा दिया लेवोजियर ने कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्लांट और एनिमल से हमें मिला है, उसमें किसी ना किसी रूप में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति और जिसका नाम बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया था और वो थ्योरी में कहा था, उसने ये दिखाया था थ्योरी के जरिए, जिसका नाम VFT यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फाउंड इन लैब। यानी कि लैब, बर्जीलियस ने ये कहा कि जो सबस्टांसेस होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम लैब में तैयार स्वतः नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। It is only found under the influence of mysterious force। एक आणविक बल के द्वारा, एक आणविक बल के प्रभाव के जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा नेचुरल सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी फाउंड इन लैब। ये बर्जीलियस ने कहा था। तो आइए देखते हैं। Berzelius has given a theory. Berzelius has given a theory organic compound अथवा organic substance cannot be found in lab
it is only formed under the mysterious under the mysterious sorry under the influence under the influence of mysterious force or obtained from नेचुरल सोर्स। क्या है कि बर्जेलियस हैज गिवन ए थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी फाउंड इन लैब, इट इज ओनली फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेरियस फोर्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। एक व्यक्ति कुछ समय बाद इन ईयर ऑफ 1828 कुछ समय बाद साल 1828 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम ओहलर था, उन्होंने इस थ्योरी को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, और उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करके दिखा दिया, स्वयं लैब में बना करके दिखा दिया, जिसका नाम था यूरिया। आइए देखते हैं। आफ्टर सम टाइम्स in year 1828 Ohler formed first organic compound यूरिया in lab। ओहलर ने उस थ्योरी को तोड़ करके 1828 ईस्वी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया, ऑब्जर्व किया, फाउंड किया, जिसका नाम यूरिया था। उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया का निर्माण किया था। अमोनियम साइनेट NH4CnO ये सॉलिड के रूप में था। इसको हीट किया इन्होंने। अमोनियम साइनेट इसको इन्होंने हीट किया और यूरिया का निर्माण किया, NH2CO NH2 ये यूरिया। इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसका नाम यूरिया दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक व्यक्ति, एक केमिस्ट, फिर सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑब्जर्व किया था, जिसका नाम कॉल्ब्स था। और वो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? एसिटिक एसिड। क्या था? एसिटिक एसिड। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया गया था जिसका नाम था मीथेन, और ये बर्थोलेट ने किया था। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। मीथेन ये बर्थोलेट ने किया था, बर्थोलेट। और सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने किया था? कॉल्म। कॉल्म, कॉल्म। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला के बारे में। जो सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखिए, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो वैसे कंपाउंड जिसका एक मॉलिक्यूल में, वे कंपाउंड किसी कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उस एटम्स के एक्चुअल नंबर का इंडिकेट्स करता है। क्या है कि किसी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उस एटम्स के एक्चुअल नंबर को इंडिकेट्स करता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इट इंडिकेट्स actual number of atoms of constituent element present in one molecule of a compound। क्या है? It indicates actual number of atoms of constituent element present in one molecule of a compound। किसी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उस एटम्स के एक्चुअल नंबर का इंडिकेट्स करता है। और क्या चीज है? इट satisfied by molecular weight। It's satisfied by molecular weight of a compound। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को भी सेटिस्फाइड करता है। किस प्रकार से करता है, आइए हम देखते हैं आगे। एक लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
molecular formula of a compound is C2H6O, जिसका नाम है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल को लेते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं। क्या? डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं इसको। देखिए एक जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। इसके जरिए हम मॉलिक्यूलर वेट को प्राप्त करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। कार्बन कार्बन की संख्या यहां पे n है। क्या है? n है कार्बन की संख्या। यदि एक कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है और एक कार्बन की एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, तो हम जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मास नंबर लेंगे, कार्बन के मास नंबर को लेंगे। तो कार्बन के मास नंबर कितना हो गया? 12, और इसकी संख्या कितना है? n है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 है, +2 है, इसकी भी संख्या n है, +1 है। और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, +16 प्लस एक हाइड्रोजन और बचा है, हाइड्रोजन 1। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 12n + 2n + 18, ठीक है। आगे देखिए 14n + 18, ये आया। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की मोलर मास क्या होता है? तो इसे इथेनॉल का मोलर मास हम ज्ञात करेंगे। तो यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। एक कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12, दो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 24। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, दो कार्बन है, दो कार्बन की 24 प्लस हाइड्रोजन 6 है, 6 + 6, इसकी एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन की 6 प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक मास नंबर 16। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 46 आता है। क्या? 46 आया। अब बात करते हैं यहां पे इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 46, ठीक है। 46 आया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इस चीज का, तो यहां से हमें प्राप्त होता है मॉलिक्यूलर मास नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। 14n + 18 = 46। 14n = 46 minus 18, ठीक है। 14n = 28, n = 2। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या है? ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आया। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। सेकेंड नंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? इन दिस फॉर्मूला atoms of all elements are separated from
one another and bonds are of all atoms are visible इसमें कहा गया है कि इस फॉर्मूले में सभी एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं एटम्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करके हम लिखेंगे, सेपरेट करके दिखाएंगे सभी एलिमेंट्स एटम्स को, और उसके साथ साथ उसके बॉन्ड को भी विजिबल करेंगे, बॉन्ड को भी दिखाएंगे, सेपरेट नहीं उसी के साथ में सारे बॉन्ड्स को, कौन कितना बॉन्ड्स रखता है, कौन कितना बॉन्ड बनाता है, ये चीज को हम उसको दिखाना है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के जरिए। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, C2H6 वो